मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिशन प्रवक्ता का जो ध्येय वाक्य है कि आप यहाँ आए स्टूडेंट बनकर लेकिन निकलेंगे प्रवक्ता बनकर। इस ध्येय वाक्य को एक प्रेरणा स्रोत मानकर हमने और आपने एक तो टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत किया था और दूसरा राजनीति शास्त्र के कुछ या यूँ कहें कि महत्वपूर्ण टॉपिकों का एक संक्षिप्त परिचय की श्रृंखला का हम लोग शुरुआत किए थे। टेस्ट श्रृंखला कुछ कारणोंवश अभी तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज हम संक्षिप्त परिचय की श्रृंखला में प्लेटो के साम्यवाद का सबसे सटीक और तुलनात्मक विश्लेषण एक वीडियो के माध्यम से ले आए हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत थोड़ा सा रोमांच भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा समझने में, और जानेंगे भी प्लेटो का साम्यवाद है क्या। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने श्रृंखला की तरफ। देखिए, हम प्लेटो के साम्यवाद की बात करें तो प्लेटो का साम्यवाद तरीके से आदर्श राज्य की स्थापना करने का उसका मुख्य लक्ष्य था। कहने का मतलब यह है, प्लेटो का जो साम्यवाद था उसका जो संकल्पना लिया गया वह एक आदर्श राज्य का निर्माण करे, इसका जो मुख्य लक्ष्य यही था। इसकी जानकारी हमको प्लेटो की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है रिपब्लिक, उससे जानकारी मिलती है, और अपनी जो संकल्पना की पूर्ति हेतु जो उसने काम किया इसकी भी जानकारी आपको रिपब्लिक में ही मिलेगी। रिपब्लिक में जानकारी मिलती है कि प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, इसके आदर्श राज्य की स्थापना के लिए साम्यवाद का सहारा लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह जो साम्यवाद है यह समाज के सभी वर्गों पर लागू नहीं होता है। यह जो है शासक और सैनिक वर्ग, यह जो है शासक और सैनिक वर्ग पर इसका जो साम्यवाद है यह लागू होता है। मुख्य रूप से अपने साम्यवाद में प्लेटो संपत्ति और इसके साथ साथ परिवार, पर यह अपना साम्यवाद की शर्तों को लागू करता है। इसका मानना था कि यदि संपत्ति और परिवार का साम्यवाद स्थापित किया जाए तो व्यक्ति अपने जो निजी स्वार्थ होता है, अपना जो निजी स्वार्थ होता है, इससे मुक्त होकर केवल राज्य की सेवा करेगा। देखिए, जब आप निजी जीवन से हटेंगे, समाज की तरफ जाएंगे, तो ही आप थोड़ा ऊंचा करने का सोचेंगे, एक विस्तृत व्याख्या करेंगे, अच्छा कुछ करने का सोचेंगे। इसलिए वह संपत्ति और परिवार के साम्यवाद को लागू करता है। लागू कहाँ करता है? अपने दो वर्ग पर, पहला शासक और दूसरा सैनिक वर्ग। चलते हैं आगे, देखते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं। उसकी जो पहली विशेषता ये है वह है संपत्ति का साम्यवाद। वह जो है क्या है? संपत्ति का साम्यवाद है। इस संपत्ति के साम्यवाद में वह जो है शासक और सैनिक वर्ग को व्यक्तिगत तौर पर, शासक और सैनिक वर्ग को व्यक्तिगत तौर पर कोई संपत्ति रखने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि प्लेटो कहता है कि शासक वर्ग में, यदि हम शासक वर्ग की बात करें तो इस शासक वर्ग में राजा और मंत्रिपरिषद दोनों आ जाती है। राजा और मंत्रिपरिषद दोनों आ जाती है, यानी राजा, मंत्रिपरिषद और सैनिक, यानी यूं कहें तो टोटल का कुल जमा को कोई भी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। मतलब वो अपने पास 1 रुपया भी नहीं रख सकते। अब बात निकल के आती है कि यदि वो अपने पास 1 रुपया नहीं रख पाएंगे तो हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत जीवन होता है, हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत जीवन होता है, तो उस व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? ऐसा नहीं प्लेटो उसकी व्यवस्था नहीं करता है। प्लेटो का जो ध्यान उस तरफ नहीं जाता, प्लेटो का ध्यान उस तरफ भी जाता है। इस क्रम में प्लेटो कहता है कि शासक और सैनिक वर्ग के समस्त व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य द्वारा की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि राज्य के द्वारा नैतिकता की दृष्टि से देखें तो हर
जो दैनिक व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, लेकिन यह एक नैतिकता है। लेकिन शासक और सैनिक वर्ग के समस्त व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा ही की जाएगी, ऐसा कानून प्लेटो बनाता है। या प्लेटो के साम्यवाद में आप जब संपत्ति का साम्यवाद देखते हैं तो निकल के यही आता है। ये बहुत संक्षिप्त परिचय है, बहुत सटीकता में। यदि कोई आपसे पूछे कि प्लेटो की संपत्ति का साम्यवाद क्या है, तो आप कहेंगे कि प्लेटो का जो संपत्ति का साम्यवाद है उसमें सिर्फ शासक और सैनिक वर्ग के लिए लागू है। इसमें सिर्फ इतना ही चीज़ें पाई जाती हैं कि सैनिक और शासक वर्ग के पास कोई भी निजी संपत्ति नहीं होगी, कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, उनके पास अपना खुद का 1 रुपया नहीं होगा और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा की जाएगी। इसी साम्यवाद के क्रम की विशेषताओं के क्रम में अगला जो प्लेटो का है वह है परिवार का साम्यवाद। थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे टाइपिंग एरर होगा, परिवाद लिखा गया है, यहाँ पे होगा वास्तव में परिवार। अब देखते हैं कि परिवार का साम्यवाद क्या है। यह भी शासक और सैनिक वर्ग पर ही लागू है। इसका मतलब यह है कि शासक और सैनिक वर्ग को विवाह करने का अधिकार नहीं होगा, यानी शासक और सैनिक वर्ग की शादी नहीं होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कहने में अनैतिकता का जरूर यहाँ पर कुछ अरस्तु ने भी इसकी आलोचना भी किया था, लेकिन ऐसा नहीं कि शासक और सैनिक वर्ग के बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे। यहाँ पे प्लेटो क्या करता है, थोड़ा सा विज्ञान का सहारा लेता है। वह उसका मानना ये था कि यदि अच्छे जीन्स मेल और फीमेल का के द्वारा जो संतानोत्पत्ति होगी, वह जो संतान होगी बहुत नैतिक होगी, बहुत ब्रेन माइंड की होगी। और वो कहता है कि उन बच्चों का पालन पोषण सामूहिक रूप से किया जाएगा, उन बच्चों का पालन पोषण सामूहिक रूप से किया जाएगा, ताकि शासक वर्ग को अपने परिवार के प्रति किसी विशेष प्रकार का मोह ना। कहने का मतलब यह है कि प्लेटो अपने परिवार के साम्यवाद में कहता है कि शासक व सैनिक वर्ग को विवाह करने का अधिकार नहीं होगा, यानी विवाह के बंधन पर शासक और सैनिक वर्ग नहीं बंधेंगे, और शासक व सैनिक वर्ग के द्वारा जो भी संतानोत्पत्ति होगी, जो भी संतान पैदा होगी, उसका जो पालन पोषण है वह राज्य के द्वारा किया जाएगा सामूहिक रूप से, ताकि किसी को ये ना पता चल पाए कि हमारा बेटा कौन है। जब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा बेटा कौन है, सारे बेटे को एक समान मानेगा वो, यानी परिवार के प्रति मोह नहीं होगा। आपने देखा कि जब मोह ही नहीं होगा तो आपके अंदर इच्छा नहीं आएगी, लालच नहीं आएगी, तृष्णा नहीं आएगी। जब लालच, इच्छा, तृष्णा नहीं आएगी तो आप समाज के प्रति अपने दायित्व का पुनः जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे। इसलिए प्लेटो ने ना तो आपको 1 रुपया दिया, ना ही आपको विवाह बंधन में बंधने की इजाजत दिया। आगे देखते हैं क्या है। आगे प्लेटो का सार्वजनिक हित का सिद्धांत है। इसमें कहता है प्लेटो कि व्यक्तिगत स्वार्थ व पारिवारिक संबंधों के अभाव में व्यक्ति केवल राज्य के बारे में सोचे। प्लेटो कहता है कि आप व्यक्तिगत स्वार्थ और पारिवारिक संबंध, देखिए उसने पहले ही कह दिया कि आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, आपको विवाह करने का अधिकार नहीं है। जब आपके पास परिवार नहीं है तो आपका व्यक्तिगत स्वार्थ खत्म हो गया। जब व्यक्तिगत स्वार्थ खत्म हो गया तो आप जन कल्याण के लिए काम करेंगे। क्यों करेंगे जन कल्याण के लिए काम? क्योंकि मान लीजिए एक कई बालक है, आपको पता है, आप शासक वर्ग या सैनिक वर्ग से, आपको पता है कि ये जो 9 बालक हैं, इसी 9 बालक में एक बालक हमारा भी है, लेकिन वो कौन बालक है मुझे नहीं पता है। तो आप 9 बालकों को अच्छी तरीके से देख रेख करेंगे। व्यक्तिगत स्वार्थ आपका खत्म हो गया, वहीं सामाजिक कल्याण हो गया। इस तरीके से वह सार्वजनिक हित के सिद्धांत पर काम करता है। आगे देखते हैं। आगे है उसके साम्यवाद में कि शिक्षा और योग्यता के आधार पर वर्ग विभाजन। देखिए प्लेटो सबको एक समान मानता है, प्लेटो सबको एक समान मानता है। उसके साम्यवाद में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, लेकिन वह कहता है कि योग्यता के आधार पर ही आपकी भूमिका का निर्वहन होगा। यानी आप करेंगे क्या, आपका कार्य क्या होगा, इसका जो निर्वहन है, इसका जो बंटवारा होगा वो आपकी योग्यता के आधार पर होगा। इसलिए प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था को अपने, हम कभी वीडियो लेक्चर लेके आएंगे प्लेटो का शिक्षा व्यवस्था का, तो आपको बताएंगे कि वह योग्यता को कितना मानता है। यानी योग्यता के आधार पर आपके दायित्वों का बंटवारा होगा, लेकिन आप रहेंगे फिर भी समान। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका कार्य जो है, यहाँ पर उसने कह दिया कि आप, तो मान लीजिए उसमें आपकी योग्यता क्या थी, बाल बनाने की थी, नाई की आपकी योग्यता थी।
आपके मित्र की योग्यता एक शिक्षक बनने की थी। आप अब देखिए, योग्यता के आधार पर दोनों का निर्वहन हो गया। न्याय है, नाई है, ये बाल बनाएंगे, ये शिक्षक हैं, शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि शिक्षक हैं तो बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, ये नाई बेचारे बाल बना रहे थे छोटे हो गए, नहीं। प्लेटो की दृष्टि में ये दोनों क्या थे? समान थे। प्लेटो की दृष्टि से ये दोनों क्या थे? समान थे। यही है प्लेटो का शिक्षा और योग्यता के आधार पर वर्ग विभाजन। हम उम्मीद करते हैं आप प्लेटो के साम्यवाद को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिलहाल के लिए आपको बता दें, प्लेटो का जो साम्यवाद है वह आदर्श राज्य की संकल्पना पर आधारित है, जिसकी जानकारी आपको रिपब्लिक पुस्तक से मिलती है। इसके बाद अपने साम्यवाद में वह दो वर्गों पर विशेष ध्यान देता है, शासक और सैनिक वर्ग। इसी पे पूरा उसका केंद्र बिंदु टिका रहता है, ताकि जो है शासक और सैनिक वर्ग को साम्यवाद का फाउंडेशन लगा देता है, ताकि वे अपने जो उसका समस्त योग्यता है, समस्त शक्ति है, वह जो अपने निजी स्वार्थों से अलग होकर, मुक्त होकर पूरा ध्यान अपना राज्य की सेवा में लगाएं। प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताओं में हमने देखा कि पहला संपत्ति का साम्यवाद था। संपत्ति के साम्यवाद में हमने देखा कि प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग को 1 रुपया रखने की भी आज़ादी नहीं दिया है। दूसरा हमने देखा कि प्लेटो का जो साम्यवाद के क्रम में परिवार का साम्यवाद है, परिवार के साम्यवाद के क्रम में देखा हमने कि उसने शासक और सैनिक वर्ग को विवाह करने के अधिकार को खारिज कर दिया है। उसने कहा कि आप शादी नहीं कर सकते हैं, आपके द्वारा जो भी संतान की उत्पत्ति होगी उसका जो पालन पोषण है वह राज्य के द्वारा या यूं कहे तो सामूहिक रूप से किया जाएगा, ताकि आप परिवार के जो मोह माया है उससे दूर हटकर राज्य की सेवा पर ध्यान दीजिए। इसी क्रम में वह सार्वजनिक हित के सिद्धांत को भी देता है और कहता है कि आप व्यक्तिगत स्वार्थ और परिवार के संबंधों को त्याग कर केवल राज्य के बारे में ही सोचिए। इसके बाद आपने देखा कि वह जो है शिक्षा और योग्यता को आधार मानकर वर्ग विभाजन का सिद्धांत लाता है और कहता है कि समाज में सारे लोग एक समान हैं, लेकिन आपकी योग्यता और कार्य का निर्वहन जो है आपके कार्य का निर्वहन जो है योग्यता के आधार पर होगा। मुझे लगता है कि अब आपको प्लेटो का साम्यवाद पूरा तरीके से समझ में आ गया। किताबों में पढ़ेंगे तो उसका सारांश निकल के संक्षिप्त में यही आएगा। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आधुनिक साम्यवाद क्या है। वो तो जो भी मैंने बात किया वो प्लेटो का साम्यवाद था। आधुनिक साम्यवाद की यदि बात करें तो आधुनिक साम्यवाद मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स का दोस्त का नाम है, एंगल्स के द्वारा प्रस्तुत जो वैज्ञानिक समाजवाद है इस पर आधारित है। इसमें क्या है? इसमें मुख्य रूप से पूंजीवाद का विनाश और श्रमिक वर्ग को उच्चतम बिंदु तक ले जाना वैज्ञानिक समाजवाद का लक्ष्य है, क्योंकि कार्ल मार्क्स कहता भी है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए बेड़िया, पाने के लिए संसार। ठीक, अब हम देखते हैं इसी क्रम में कि दोनों साम्यवाद में मुख्य रूप से अंतर क्या है। क्या आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो का साम्यवाद में बेसिक अंतर क्या है, इसको देखते हैं। तो हम लक्ष्य की दृष्टि से देखें तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वह आदर्श राज्य की स्थापना पर जोर देता है। वह आदर्श राज्य की स्थापना पर क्या करता है? जोर देता है। वहीं आधुनिक साम्यवाद वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर जोर देता है। मतलब प्लेटो कहता है कि ये जब तक आदर्श राज्य की स्थापना धरती पर नहीं हो जाती, या उसका जो कोटेशन था कि जब तक दार्शनिक राजा या तो बन ना जाए या दार्शनिक राजा पैदा ना हो, तब तक इस धरती से जो दुखों का अंत है वह खत्म नहीं होगा। यह प्लेटो का कॉन्सेप्ट था, लक्ष्य था। वहीं आधुनिक साम्यवाद मानता है कि वर्ग विहीन समाज हो, समाज में कोई वर्ग ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो। ठीक, आगे हम देखते हैं केंद्र बिंदु के आधार पर प्लेटो का जो केंद्र बिंदु है वह जो है शासक और सैनिक वर्ग, वह जो है शासक और सैनिक वर्ग पर ही आधारित है। वहीं अगर यदि हम आधुनिक साम्यवाद की बात करें तो वह जो है सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर वर्ग पर आधारित है। आगे इसी क्रम में हम देखते हैं संपत्ति के आधार पर। तो हमने जाके प्लेटो के बारे में कभी विस्तृत अध्ययन हमने संपत्ति का साम्यवाद के बारे में बताया ही है कि प्लेटो केवल शासक और सैनिक वर्ग पर संपत्ति उन्मूलन करता है। कहने का मतलब यह है कि प्लेटो संपत्ति का जो साम्यवाद है केवल सैनिक और शासक वर्ग पर लगाता है। प्लेटो कहता है जो संपत्ति है किसी की निजी नहीं होगी, वह क्या होगी? वो सार्वजनिक संपत्ति होगी। ठीक, सैनिक और शासक वर्ग के लिए कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, वो उनके लिए सार्वजनिक संपत्ति होगी। वहीं आधुनिक साम्यवाद जो है सभी वर्ग की संपत्ति को के उन्मूलन की बात करता है। यानी आधुनिक साम्यवाद कहता है कि शासक और सैनिक वर्ग ही नहीं, शासक और सैनिक वर्ग ही नहीं, संपूर्ण समाज के पास कोई किसी के भी पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। आधुनिक समाजवाद कहता है कि आप या हम हो या कोई राजा हो, कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या आम मजदूर हो, किसी के पास उसके पास 1 रुपये की अपना निजी रुपया नहीं होना चाहिए। सारी जो संपत्ति होगी वो समाज की होगी। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, दोनों मंत्र यही है कि जहाँ पे संपत्ति का जो साम्यवाद है प्लेटो सिर्फ 2 वर्ग पर लगाता है और आधुनिक समाजवाद जो है सारे वर्ग पर लगाता है। आगे देखते हैं। आगे परिवार की बात करें तो हमने देखा कि प्लेटो का जो साम्यवाद है परिवार के परिप्रेक्ष्य में कहता है कि शासक और सैनिक वर्ग के लिए विवाह निषेध है, यानी वो शादी नहीं कर सकते हैं। जबकि आधुनिक साम्यवाद परिवार में किसी प्रकार के दखल देने से बचता है।
आप शादी कीजिए या ना कीजिए वो आपकी व्यक्तिगत राय है, उस पर जो है आधुनिक साम्यवाद का कोई भी दखलंदाजी नहीं होती है। आगे इसी क्रम में हम बात करें तो सिद्धांत के आधार पर हम देखते हैं कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वह नैतिकता और दार्शनिकता से भरा हुआ है। भाई नैतिकता तो ही है, आप आदर्श राज्य की स्थापना कर नैतिकता की दृष्टि से कर रहे हैं, और दर्शन भी जुड़ा हुआ है। आपने सोचा ना कि देखिए प्लेटो ने समाज को कमी निकाला कि संपत्ति यानी पैसा और परिवार, किसी भी समाज को अवनति की तरफ ये दोनों चीज मोड़ते हैं। प्लेटो ने दार्शनिकता के आधार पर दोनों को खारिज कर दिया कि ना तो आपके पास पैसा होगा ना तो आपके पास परिवार होगा, ये तो दार्शनिकता ही तो है। और आधुनिक जो समाजवाद है वह जो है कहता है, वह तो प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को एक्सेप्ट करता है, लेकिन बस परिवर्तन इतना करता है कि प्लेटो जहां पे 2 वर्ग के लिए ही विशेष तौर पे मानते हैं, वहीं वह कहता है कि 2 वर्ग के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए जो है संपत्ति निजी नहीं सार्वजनिक होनी चाहिए। और ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की बात करता है और कहता है कि समाज में, आधुनिक समाजवाद कहता है कि समाज में पैसे के लिए 2 वर्ग हैं, एक बर्जुआ वर्ग है, एक सर्वहारा वर्ग है, यानी धनिक लोग हैं, एक मजदूर लोग हैं। और धनिक हमेशा धनी होता चला जा रहा है और मजदूर हमेशा गरीब, यानी गरीब जो गरीब होता चला जा रहा है, और दोनों के बीच में द्वंद्वता क्या है, लागू है समाज में। इस तरीके की बात जो है, इसको सिद्धांत पर अपना आधार आधुनिक समाजवाद बनाता है। आगे देखते हैं, अंतिम उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। अंतिम उद्देश्य के बारे में हमने देखा जो प्लेटो है वह कुशल प्रशासन की बात करता है। प्लेटो का जो अंतिम उद्देश्य है वह कुशल प्रशासन की बात करता है, इसलिए वह दार्शनिक राजा, इसको दार्शनिक राजा की बात करता है। कभी वीडियो ले आएंगे तो बताएंगे दार्शनिक राजा क्या होता है, बहुत लंबी खिचड़ी पका के तब दार्शनिक राजा बनाता है प्लेटो। तब कहता है कि अगर दार्शनिक राजा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस दुनिया से जो दुखों का है अंत हो जाएगा। और न्याय की बात करता है, प्लेटो का न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। प्लेटो के न्याय पे एक अलग वीडियो बनाने की मुझे लगता है आवश्यकता पड़ेगी, जल्दी ले आएंगे हम प्लेटो का न्याय का वीडियो। आज मोटे तौर पे इतना जानिए, वह कहता है कि व्यक्ति के अंदर 3 गुण पाए जाते हैं। कितने? 3 गुण पाए जाते हैं, साहस, क्षुधा और विवेक। इन तीनों गुणों में से एक गुण प्रभावी होता है, और व्यक्ति को उसी गुण के आधार पर यदि आप काम दे रहे हैं तो ही आप न्याय कर रहे हैं। और यदि आप उस जो प्रभावी गुण है उसके अनुसार आप कोई काम उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल आप आज की डेट में इतना ही समझिए, ले आएंगे बहुत जल्दी वीडियो, जब हम प्लेटो का न्याय पढ़ाएंगे तो बहुत विस्तृत समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रोमांचक भी लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो प्लेटो का जो अंतिम उद्देश्य है कुशल प्रशासन और न्याय की स्थापना के लिए है। वहीं आधुनिक पूंजीवाद, आधुनिक जो साम्यवाद है वह मानता है कि पूंजीवाद का क्या हो जाए, अंत हो जाए। यानी कहता है कि दुनिया में कोई अमीर ना रहे, क्योंकि वर्गहीन समाज की बात करता है ना आधुनिक साम्यवाद, तो वह कहता है कि पूंजीवाद का अंत हो जाए और समानता की स्थापना हो जाए, सब एक समान रहें, कोई वर्ग ना हो। आगे देखते हैं निष्कर्ष के रूप में। निष्कर्ष के रूप में हमने देखा कि प्लेटो का साम्यवाद नैतिकता, आदर्शवाद पर आधारित है, वहीं आधुनिक साम्यवाद आर्थिक विश्लेषण और ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का परिणाम है। प्लेटो का साम्यवाद केवल कुछ वर्ग यानी शासक, इसके शासक और सैनिक 2 ही वर्ग पर लागू है, और वहीं आधुनिक साम्यवाद संपूर्ण समाज और वर्गहीन समाज की संकल्पना करता है। मुझे लगता है अब आपको प्लेटो और साम्यवाद समझ में आ गया। इसी के साथ साथ हमने कंपैरिजन के रूप में आधुनिक साम्यवाद को भी रखा और तुलना करते समय थोड़ा बहुत संक्षिप्त परिचय हमने आधुनिक साम्यवाद का भी दिया। यानी जस्ट उल्टा है प्लेटो के साम्यवाद से। थोड़ा प्लेटो का साम्यवाद मान लीजिए, जैसे प्लेटो का साम्यवाद सिर्फ 2 वर्ग, और वही आधुनिक समाजवाद संपूर्ण समाज के लिए। आदि तमाम जो चीज़ें हैं आप व्याख्या को एक नहीं 2-3 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। और जो इसमें कुछ टॉपिक जैसे प्लेटो का न्याय हो गया या कुछ भी शॉर्ट वीडियो होगा मैं जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो को 1-2 बार पढ़िए, किताब को पढ़िए। आने वाली परीक्षाएं जो भी हैं बीपीएससी TRE 4 आ ही रहा है, उसके साथ साथ तमाम अन्य राज्यों में जो वैकेंसी आने वाली, जैसे यूपी में या MP में या राजस्थान में, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको बहुत मददगार होंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।